हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे सेना में फिर शुरू होगी गोरखा सैनिकों की भर्ती। खुद इंडियन आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने दिया है बड़ा अपडेट दोस्तों इस मुद्दे पर। वहीं बताएंगे पाकिस्तानी फाइटर जेट खरीदेगा क्या बांग्लादेश सैन्य अधिकारियों की मुलाकात के बाद सबसे बड़ा कयास दोस्तों। तो उधर आपको बताएंगे सैफ अली खान पर हुए हमले में कूद पड़ा पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम रंग देने की कर रहा कोशिश। पाकिस्तानी नेता का बयान सुन सबका खून खौल उठेगा, बताएंगे क्या कहा पाकिस्तान ने। तो वहीं अब भारत ने एक्सपोर्ट के जरिए चीन को दे दिया बहुत बड़ा गच्चा, झेलना पड़ेगा बड़ा नुकसान। सारी जानकारियां विस्तार से बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का निरंतर समर्थन करते हैं और मानते हैं कि भारत विरोधी सोच रखने वाले देश को भारत करारा जवाब जरूर देगा, आईना जरूर दिखा देगा। तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। तो बात कर लेते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां क्या सेना में फिर शुरू होगी गोरखा सैनिकों की भर्ती। इंडियन आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कर दिया खुद बड़ा अपडेट दोस्तों। भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने नेपाली के आर्मी चीफ से भारतीय सेना में गोरखा सैनिकों की भर्ती को लेकर फिर से शुरू करने की अपील की है। भारतीय सेना में गोरखा सैनिकों की भर्ती पिछले 4 सालों से रोक दी गई थी। हालांकि पहले ये रोक कोरोना महामारी के कारण की गई थी, लेकिन बाद में नेपाल ने विवादों में घिरी अग्निपथ योजना के तहत अपने गोरखा समुदाय के युवाओं को भारतीय सेना में भर्ती करने से रोक दिया था। उल्लेखनीय है कि अग्निपथ योजना को 2022 में लॉन्च किया गया था, जिसके तहत सेना 4 साल के लिए सैनिकों की भर्ती करती है और उन्हें अग्निवीर कहा जाता है। हालांकि इस योजना में रिटायरमेंट के लाभों का कोई प्रावधान नहीं है। अग्निवीर के प्रत्येक बैच से 75% अग्निवीरों को 4 साल की सेवा के बाद डीमोबिलाइज कर दिया जाता है, जबकि शेष 25% अग्निवीरों को मेरिट और सेना की आवश्यकता के आधार पर रेगुलर कैडेट में शामिल किया जाता है। इसीलिए ये योजना विवादों में घिरी थी। नेपाल ने अग्निवीर योजना की शर्तों पर अपने नागरिकों के भारतीय सेना में भर्ती होने पर सहमति नहीं दी। नेपाल ने कहा कि यह योजना 1947 के त्रिपक्षीय भारत नेपाल ब्रिटेन समझौते के प्रावधानों का उल्लंघन करती है। नेपाल ने चिंता जताई कि गोरखा सैनिकों की 4 साल की सेवा खत्म होने के बाद उनके फिर से रोजगार मिलने की संभावना पर सवाल उठता है। जी हाँ, भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी ने द टेलीग्राफ से कहा कि मैंने खुद नेपाली सेना प्रमुख से बात की है, उनसे भारतीय सेना में फिर से गोरखा समुदाय की भर्ती शुरू करने का अनुरोध किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह जल्द ही फिर से शुरू होगा। जी हाँ, अब यह देखना होगा कि नेपाल की गवर्नमेंट क्या फिर से एक बार गोरखाओं को भारतीय सेना में शामिल करने के लिए पहल करती है या नहीं करती है, यह देखने वाली बात रहेगी। बहरहाल आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या गोरखाओं की एंट्री भारतीय सेनाओं में होनी ही चाहिए या फिर भारतीय सेनाओं को इतना कैपेबल और बना देना चाहिए ट्रेनिंग देकर के कि वो लोग नेपाली गोरखाओं की जो यूनिकनेस है, स्पेशलाइजेशन है, वो अपने अंदर उतार ले ताकि उनकी जरूरत ही ना पड़े। आपका कहना चाहेंगे दोस्तों जरूर बताएगा, हमें रहेगा आपके कमेंट का इंतजार। अगली खबर की बात करते हैं, जहां पाकिस्तानी फाइटर जेट JF-17 खरीदेगा क्या बांग्लादेश। सैन्य अधिकारियों की मुलाकात आखिर कितनी है ये खतरनाक दोस्तों। पाकिस्तानी अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट में कहा गया है कि 15 जनवरी को पाकिस्तान की यात्रा के दौरान बांग्लादेश के कुछ स्तरीय रक्षा प्रतिनिधि मंडल ने पाकिस्तान के अत्याधुनिक सैन्य हार्डवेयर खासकर JF-17 थंडर्स में काफी दिलचस्पी दिखाई है। पाकिस्तान के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस यानी ISPR के मुताबिक बांग्लादेश के सशस्त्र बल प्रभाग के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल SM कमरुल हसन के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने इस्लामाबाद में वायुसेना मुख्यालय में पाकिस्तान वायुसेना यानी PAF के प्रमुख एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्दू से मुलाकात की। इस दौरान दोनों पक्षों ने अपनी वायुसेनाओं के बीच सहयोग को बेहतर बनाने और सैन्य संबंधों को मजबूत करने के संभावित तरीकों पर चर्चा की। वहीं बता दें, लेफ्टिनेंट जनरल हसन ने PAF के अत्याधुनिक सैन्य और स्वदेशी रूप से निर्मित उपकरणों की जमकर तारीफ की। रिपोर्ट में कहा गया है कि लेफ्टिनेंट जनरल हसन ने JF-17 थंडर विमान में गहरी दिलचस्पी दिखाई है, जिससे संभावित खरीद के बारे में अफवाहें फैल गई हैं। दोस्तों अगर वाकई में ऐसा है तो आप समझ सकते हैं कि बांग्लादेश मानने को तैयार नहीं है। जितनी ज्यादा शेख हसीना की गवर्नमेंट पाकिस्तान से दूर थी, उतना ही ज्यादा क्लोज आ चुके हैं पाकिस्तान के यूनुस। तो दूसरी तरफ आपको बड़ी खबर बता दें, जहां सैफ अली खान पर हुए हमले में कूद पड़ा पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम रंग देने की बड़ी कोशिश। पाकिस्तानी नेता का बयान सुन खौल उठेगा खून। दोस्तों बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर हुआ जानलेवा हमला हर किसी की जुबान पर है। हर जगह इस हाई प्रोफाइल मामले की जांच और चर्चाएं हो रही हैं। अब इस मामले में पाकिस्तान भी कूद पड़ा है। पाकिस्तान के वरिष्ठ नेता फवाद चौधरी ने इस मामले को धार्मिक रंग देने की कोशिश की है। पूर्व पाकिस्तानी मंत्री फवाद चौधरी ने दावा किया है कि भारत में मुस्लिम समुदाय के कलाकारों को गंभीर जानलेवा खतरों का सामना करना पड़ रहा है। चौधरी ने इसे हिंदू महासभा के उभार से जोड़ा है। साथ ही पाकिस्तान से भारतीय मुस्लिमों के अधिकारों के लिए खड़े होने की अपील की है। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री और
इमरान खान के करीबी फवाद चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि हिंदू महासभा के उभार के बाद से मुस्लिम अभिनेताओं को गंभीर जानलेवा खतरों का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान को भारतीय मुस्लिमों के अधिकारों के लिए खड़ा होना चाहिए। एक यूजर ने जब चौधरी से पूछा कि उन्हें सैफ अली खान को पाकिस्तान में बसने में मदद करनी चाहिए तो उन्होंने जवाब दिया कि भारत उनका देश है, अगर आपको भारतीय मुस्लिमों से समस्या है तो आप कहीं और चले जाएं। ऐसा लगता है दोस्तों कि जैसे पाकिस्तान इंतजार ही कर रहा होता है कि कैसे वो लोग हिंदू मुसलमान भारत के अंदर कर सके, धार्मिक रंग दे सके। वहीं आपको बता दें, शी जिनपिंग से मिले श्रीलंका के राष्ट्रपति दिसा नाइके तो चीनी भोंपू ग्लोबल टाइम्स ने भारत के खिलाफ उगल डाला जहर। दोस्तों, श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिसा नाइके चीन के 4 दिवसीय राजकीय दौरे पर हैं। बीजिंग में उन्होंने अपने चीनी समकक्ष शी जिनपिंग से मुलाकात की है। बीते साल पदभार ग्रहण करने के बाद ये उनका पहला चीनी दौरा है। दिसा नाइके इसके पहले राष्ट्रपति के रूप में अपने पहले विदेशी दौरे के लिए भारत को चुना था। बुधवार 15 जनवरी को दिसा नाइके के साथ मुलाकात के दौरान शी जिनपिंग ने एक बार फिर से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को बढ़ाने की कोशिश की। जिनपिंग दिसा नाइके की मुलाकात के बाद चीन के सरकारी मीडिया आउटलेट ग्लोबल टाइम्स ने भारत के प्रति जहर उगला है। ग्लोबल टाइम्स के एक लेख में चीनी विशेषज्ञ के हवाले से बताया गया है कि श्रीलंकाई राष्ट्रपति की यात्रा चीन और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय आदान प्रदान और नीति समन्वय को बढ़ावा देगी। इसे भविष्य के सहयोग और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए एक महत्वपूर्ण आधारशिला बताया गया है। तो उधर बता दें, सना अहमद और शोएब चौधरी की फांसी की खबर पर बुरी तरह भड़की नाजिया इलाही खान पाकिस्तानी हुक्मरानों को सुना दी खरी खोटी। जी हां, भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में इन दिनों यूट्यूबर शोएब चौधरी और सना अमजद को कथित तौर पर फांसी की सजा देने की खबर से माहौल गर्मा गया है। हालांकि अभी तक इस मामले से संबंधित कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन वहां के सोशल मीडिया पर मुद्दा आग की तरह फैल रहा है। इस तरह की बातों ने इसलिए भी रफ्तार पकड़ ली है क्योंकि बीते 2 हफ्तों से दोनों यूट्यूबर ने कोई भी वीडियो अपने चैनल पर पोस्ट नहीं किया है। कई दूसरे पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटरों ने भी इस मुद्दे पर अपनी बात रखी है। कईयों ने दावा किया है कि दोनों यूट्यूबर्स को फांसी की सजा सुनाई गई है और इसके पीछे की वजह महज भारत की तारीफ करना है। शोएब चौधरी के यूट्यूब चैनल पर कई बार गेस्ट बनकर आने वाली नाजिया इलाही खान का बयान अब इस मुद्दे पर सामने आया है। उन्होंने हाल ही में इंडिया न्यूज को दिए इंटरव्यू पर पाकिस्तानी सरकार को खरी खोटी सुनाई। बता दें कि सना अमजद और शोएब चौधरी दोनों शख्स अपने चैनल पर भारत के मुद्दे पर वीडियो बनाते थे और आम जनता से रिएक्शन लेते थे। उनका बस एक ही मकसद था कि मुल्क के हालात से बाकी के लोगों को रूबरू करवा सके। हालांकि ऐसी खबरें हैं कि उनका ये अंदाज पाकिस्तानी हुक्मरानों को पसंद नहीं आया और उन्होंने फांसी की सजा सुना दी। कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को पुलिस ने घरों से उठा लिया है और या उन्हें नजरबंद कर दिया है क्योंकि ये लोग भारत की तारीफ करते थे, पाकिस्तानियों से भारत को लेकर राय लेते थे और अगर पाकिस्तानी भारत को लेकर उल्टा कहते थे तो ये रिपोर्टर्स उनको करेक्ट कर देते थे कि भारत वाकई में विकास कर रहा है, भारत वाकई में हमसे आगे है, भारत वाकई में बहुत अच्छी कंट्री है। लगता है ये बातें पाकिस्तान के हुक्मरानों को पच नहीं पाई जिन्होंने ये इतनी गंदी हरकत कर डाली। वहीं आपको बता दें, भारत की सीमा में हथियारों की तस्करी कर रहे थे बांग्लादेशी और म्यांमार के विद्रोही हुए 5 गिरफ्तार। जी हां, मिजोरम पुलिस को भारत बांग्लादेश सीमा के पास से चल रही हथियारों की तस्करी के मामले में बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मिजोरम पुलिस ने खुफिया एजेंसियों के साथ मिलकर नॉर्थ ईस्ट के जरिए म्यांमार से बांग्लादेश तक हथियारों के तस्करी के मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने कहा है कि यह खरीद बिक्री म्यांमार और बांग्लादेश के 2 प्रमुख विद्रोही गुटों के बीच हो रही थी। पुलिस ने म्यांमार स्थित विद्रोही समूह चीन नेशनल फ्रंट के एक नेता सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस ने बुधवार को मिजोरम के ममित के पास एक गांव में अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने 6 AK-47 राइफल, AK गोला बारूद के 10,050 कारतूस और 13 मैगजीन भी बरामद किए हैं। वहीं बता दें, एक्सपोर्ट के जरिए भारत को चोट देने के चक्कर में गच्चा खाएगा चाइना, झेलना पड़ेगा बड़ा नुकसान। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर और इलेक्ट्रिक वाहन EV क्षेत्र की भारतीय कंपनियों चीन के एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन के चलते देरी का सामना करना पड़ रहा है। चीन से इन क्षेत्रों की कंपनियां प्रमुख कच्चे माल और मशीनरी का आयात करती हैं, लेकिन अब चीन के प्रतिबंधों के कारण इसमें देरी और रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है। आर्थिक शोध संस्थान GTRI ने बृहस्पतिवार को कहा कि ये प्रतिबंध भारत द्वारा चीनी निवेश तथा वीजा पर लगाए गए प्रतिबंधों की जवाबी कार्रवाई हो सकते हैं। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के संस्थापक अजय श्रीवास्तव ने कहा कि इसमें भू राजनीतिक तनाव और व्यापार युद्ध बढ़ने का भी संकेत मिलता है। हमें उम्मीद है कि भारत संबंधी प्रतिबंध जल्द ही हट जाएंगे क्योंकि इनसे चीन को भी नुकसान होगा। वहीं आपको बता दें, बीजापुर में नक्सलियों की लगाई IED में हुआ बड़ा विस्फोट। CRPF की कोबरा यूनिट के 2 कमांडर हुए घायल। जी हां, छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सलियों द्वारा लगाए गए प्रेशर इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस यानी कि IED में गुरुवार को विस्फोट हो गया। पुलिस ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया है कि घटना में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की कोबरा यूनिट के 2 कमांडो घायल हो गए। पुलिस के एक सीनियर अफसर ने बताया है कि घटना बासागुड़ा थाना क्षेत्र में तड़के उस समय हुई जब सुरक्षा बलों की एक ज्वाइंट टीम इलाके में ऑपरेशन चला रही
रही थी। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन में सीआरपीएफ की 229वीं बटालियन और जंगल क्षेत्र में युद्ध के लिए बनी सीआरपीएफ की एक विशिष्ट यूनिट कोबरा कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन की 206वीं बटालियन के जवान शामिल थे। अधिकारी ने बताया कि शुरुआती जानकारी के मुताबिक सुरक्षा कर्मी अनजाने में प्रेशर आईईडी के संपर्क में आ गए, जिससे विस्फोट हो गया और 2 जवान घायल हो गए। बता दें कि माओवादी अक्सर बस्तर क्षेत्र के अंदरूनी इलाकों में गश्त के दौरान सुरक्षा कर्मियों को निशाना बनाने के लिए सड़कों और जंगलों में कच्ची सड़कों पगडंडियों के किनारे आईईडी लगाते रहते हैं। बस्तर क्षेत्र में बीजापुर सहित 7 जिले आते हैं। इस इलाके में पहले भी लोग नक्सलियों द्वारा बिछाए गए विस्फोटकों का निशाना बना चुके हैं। दोस्तों वहीं बता दें, भारत के खिलाफ चाइना और पाकिस्तान के प्लान पर रशिया का वीटो, अफगानिस्तान पर ग्रुप में एंट्री की मांग। जी हां, भारत के खिलाफ अक्सर पाकिस्तान और चीन की जुगलबंदी देखने को मिलती है। अफगानिस्तान को लेकर बने एक समूह में भी अब तक भारत को जगह नहीं दी गई थी, जिसका हिस्सा रशिया, चाइना, पाकिस्तान और ईरान है। साफ है कि पाकिस्तान और चीन नहीं चाहते कि अफगानिस्तान के मामले में भारत को शामिल किया जाए, लेकिन उनकी प्लानिंग पर रशिया पानी फेरता दिख रहा है। रशिया के विदेश मंत्री सेर्गेई लाव्रोव ने यह मांग उठाई है। उन्होंने कहा यह जरूरी है कि शंघाई सहयोग संगठन में शामिल देशों के बीच मजबूत भरोसा रहे। फिलहाल अफगानिस्तान के मामले को लेकर जो समूह बना है उसमें भारत को भी शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें लगता है कि यह सही कदम होगा। भारतीय विदेश सचिव और अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री की हाल ही में दुबई में मीटिंग हुई थी। इसके बाद से ही चर्चा है कि अफगानिस्तान के मामलों में भारत की एंट्री हो सकती है। तालिबान सरकार ने भारत को लेकर नरम रुख अपनाया है और दोनों देशों के बीच बीते कुछ समय में करीब आए हैं। वहीं बता दें, पाकिस्तान पर कब्जा करके लागू होगा शरिया कानून। टीटीपी ने तालिबान के हक्कानी चीफ से की है बड़ी डील। मीर अली के खुलासे से मच गया बड़ा हड़कंप। जी हां, अफगानिस्तान में साल 2021 में सत्ता में आने के बाद से ही तालिबानी सरकार और पाकिस्तान के बीच रिश्ते लगातार रसातल में जाते दिख रहे हैं। पाकिस्तान में पिछले करीब 1 साल में 2 बार अफगानिस्तान पर हवाई हमला किया गया है। वहीं तालिबानी सेना ने भी पाकिस्तान के ऊपर भारी हथियारों से हमला करके कई पाकिस्तानी सैनिकों को मार डालने का दावा किया है। तालिबान के सहयोगी आतंकी संगठन तहरीक तालिबान ने न केवल पाकिस्तान के सैकड़ों सैनिकों को मार गिराया, बल्कि कई सैन्य ठिकानों को भी विस्फोटकों से उड़ा डाला। पाकिस्तान की सरकार ने खुद ही माना है कि अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आने के बाद टीटीपी के हमलों में भारी तेजी आई है। जी हां, वहीं बता दें, तालिबान से भारत की उम्मीदें नहीं हो सकती पूरी। अफगान आतंकियों से दोस्ती पर बरते सतर्कता। जी हां, एक्सपर्ट ने भारत को दी बड़ी चेतावनी। अफगानिस्तान की भौगोलिक, सामाजिक और राजनीतिक जटिलताओं के बीच कूटनीतिक हित साधना कभी आसान हो ही नहीं सकता। हालांकि भारत के रणनीतिक हित विशाल हिंदू कुश की पर्वत श्रृंखलाओं तथा मध्य एशिया और दक्षिण एशिया के चौराहे पर स्थित इस देश में इतने गहरे हैं कि संबंधों की बेहतरी के रास्ते तलाशने की कोशिशें कभी खत्म नहीं होती। तो उधर आपको बता दें, बांग्लादेश के संविधान से सेक्युलरिज्म और समाजवाद को खत्म करने की बड़ी तैयारी। कट्टरता की राह पर मोहम्मद यूनुस सरकार। दोस्तों, बांग्लादेश में संविधान सुधार आयोग ने धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद को देश के कॉन्स्टिट्यूशन से हटाने की सिफारिश की है। आयोग ने देश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस को सौंपी अपनी रिपोर्ट में ये कहा। रिपोर्ट में धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद के साथ राष्ट्रवाद जैसे सिद्धांत को बदलने, देश के लिए 2 सदन वाली संसद और प्रधानमंत्री कार्यालय की 2 बार की सीमा तय करने का भी प्रस्ताव रखा है। ये आयोग बीते साल छात्रों के नेतृत्व वाले बड़े आंदोलन और शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से हटाए जाने के बाद यूनुस प्रशासन ने बनाया था। आयोग की रिपोर्ट इसलिए ध्यान खींचती है क्योंकि धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रवाद और समाजवाद देश के संविधान में निहित 4 सिद्धांतों में शामिल है। जी हां, तो उधर आपको बता दें, गाजा सीज फायर पर भारत का बड़ा बयान। बंधकों की रिहाई और युद्ध विराम का किया स्वागत। जी हां, गाजा सीज फायर डील का एक ऐलान बुधवार को कतर की राजधानी दोहा से किया गया, जिसके बाद गुरुवार को भारत ने इसका स्वागत किया। भारत युद्ध की शुरुआत से युद्ध विराम की अपील कर रहा था। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक पोस्ट करके सीज फायर पर बयान जारी किया है। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि हम बंधकों की रिहाई और गाजा में युद्ध विराम के लिए समझौते की घोषणा का स्वागत करते हैं। हमें उम्मीद है कि इससे गाजा के लोगों को मानवीय सहायता की सुरक्षित और निरंतर आपूर्ति होगी। हमने लगातार सभी बंधकों की रिहाई, युद्ध विराम और बातचीत और कूटनीति के रास्ते पर लौटने का आह्वान किया है। वहीं बता दें, ये थे की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के जय हिंद कहते हुए इस वीडियो को दोस्तों, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बस सब फेसबुक, एक्स के माध्यम से मिलता अगली खबर में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।